यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन होगी, तब से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो द टॉपिक दैट इज लेफ्ट टुडे इज द एडवांटेजेस ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम लोग पढ़े थे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलाइजेशन, क्या क्या था, मतलब रैशनलाइजेशन के सिद्धांत क्या क्या थे। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ की टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। किसी भी इंडस्ट्री का यदि हमको डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि रैशनलाइजेशन जैसी टेक्निक हमारे व्यवसाय में हो, हमारी इंडस्ट्री में हो। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको एक अच्छी एफिशिएंसी अपने वर्क में चाहिए तो हमेशा हर चीज का रिहैबिलिटेशन, रिवाइव, सब कुछ होना चाहिए, रीऑर्गेनाइज होना चाहिए हर टाइम पे। तभी आप एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो इसीलिए रैशनलाइजेशन जो होता है वो एक चाबी की तरह है, दैट्स अ की फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, वो पूरी तरीके से वेस्टेज और इनएफिशिएंसी हटा देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है, और साथ में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन। अब बेनिफिट कई तरीके से भी रैशनलाइजेशन के हैं कि प्रोड्यूसर को किस तरीके का बेनिफिट होता है, वर्कर को किस तरीके का बेनिफिट होता है, कस्टमर को कैसे होता है, और नेशन को किस तरीके से ये युक्तिकरण का महत्व होता है या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर की बात हम करेंगे। ठीक है, मतलब जो गुड्स को जो प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, द पर्सन हु इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ गुड, दैट्स the person who is producing the good, he is known as the producer. So how the rationalization is benefiting to the producer, किस तरीके से जो युक्तिकरण है वो जो उपभोक्ता है उसका जो प्रोड्यूसर है उसके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो नंबर वन जो रैशनलाइजेशन का एडवांटेज है, दैट्स अ हायर प्रोडक्शन। यू नो, the rationalization increases the quantum of production from the purpose of increasing production। जब आप बहुत सारे ऑब्सोलीट प्लांट, क्योंकि रैशनलाइजेशन में हमने पढ़ा है यहाँ पूरी तरीके से अननेसेसरी चीजें एलिमिनेट कर दी जाती हैं। जो चीज एफिशिएंट नहीं है, जो मशीनरी एफिशिएंट नहीं है, जो इक्विपमेंट एफिशिएंट नहीं है, उसको हम एलिमिनेट करके उसको हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को ले आते हैं, जिससे प्रोडक्शन करना, नई तकनीकों को ले आते हैं जिससे प्रोडक्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो डेफिनेटली जब नई मशीन्स आएंगी, नई इक्विपमेंट्स आएंगे, नया सिंप्लीफिकेशन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, और लोगों के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वर्क बटेगा, तो डेफिनेटली दैट इज लीडिंग टू द हायर प्रोडक्शन। तो प्रोड्यूसर के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट रैशनलाइजेशन का है, दैट्स अ हायर प्रोडक्शन। फिर दूसरा आपको क्या है, लोअरिंग द कॉस्ट। रैशनलाइजेशन नॉट ओनली इंक्रीजेस प्रोडक्शन, बट कहीं ना कहीं जो लागत लगी रहती है प्रोडक्शन पे वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है, रेड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि जब आप वेस्टेज और इनएफिशिएंसी और अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन को हटा देंगे, डेफिनेटली जो कॉस्ट आर रेड्यूस और फाइनेंशियल चार्ज भी कम होगा और बर्डन भी कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ मैनुअल हार्ड लेबर कम लगेगा और मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ज्यादा होंगी। तो डेफिनेटली दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दूसरा बेनिफिट जो प्रोड्यूसर का होता है, दैट्स अ लोअरिंग द कॉस्ट। फिर तीसरा मैंने आपको बताया ही है, मैक्सिमम यूज ऑफ पावर एंड मटेरियल्स। आप जानते हैं जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो हमको जो भी मटेरियल मेरे पास है तो उसका हमको फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, किसी चीज को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हायर प्रॉफिट, ऑब्वियसली जब हायर प्रोडक्शन होगा, रेड्यूस कॉस्ट होगा, मैक्सिमम यूज ऑफ पावर एंड मटेरियल होगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, और जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा डेफिनेटली दैट्स हम क्यों लार्ज स्केल कर रहे हैं, क्योंकि भैया डिमांड इतनी आ रही है तभी तो कर रहे हैं हम इतना प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा डिमांड को हम सेटिस्फाई करेंगे तो उस प्रोडक्शन के बदले में जो वैल्यू वो हमको पे करेंगे वो क्या होगी, वो हमारी प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली लार्जर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स ऑल्सो। फिर आपका होगा एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल कंपटीशन। ये तो पॉइंट मैंने समझा ही दिया, बार बार एक ही पॉइंट को समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिर एडवोकेसी ऑफ फंड्स, डेफिनेटली
मैंने आपको देखिएगा, याद करेंगे अगर आप, कल मैं परसों मैं आपको फाइनेंशियल प्रिंसिपल पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर आपको अच्छा रैशनलाइजेशन चाहिए तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि आप अपने वित्त को नियोजन इस तरीके से करें ताकि आप ये बेहतर ढंग से ये समझें कि कितना पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको करंट एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा आपको लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा एज ए सिक्योरिटी आपको रखना है। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली एडवोकेसी ऑफ फंड्स भी अच्छा होगा और आप प्रोडक्टिव चीजों में पैसा लगाएंगे और ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की कोई भी स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, तो डेफिनेटली एडवोकेसी ऑफ फंड इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर। फिर आपका बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, भैया जब वेस्टफुल कंपटीशन हट जाएगा, ठीक है, एलिमिनेशन हट जाएगा, अननेसेसरी चीजें हट जाएंगी, तो कौन, क्या हुआ विकास, क्या बोल रहे हो? हम कहाँ आ रहा है? विकास कुमार प्लीज अनम्यूट। हम उसका कैमरा भी चालू है। अरे कुछ हो सोचा था। हाँ विकास कुमार प्लीज अनम्यूट। विकास अनम्यूट करो। एक सेकेंड प्लीज, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे एडवोकेसी ऑफ फंड्स, हाउ इट इज बेनिफिटेड टू द प्रोड्यूसर। तो एडवोकेसी ऑफ फंड्स मैंने बताया कि हमेशा जो रैशनलाइजेशन होता है वो एडवोकेट करता है इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का। दैट मीन्स कभी भी ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति ना आए, फंड्स का अपव्यय ना हो, प्रॉपर चीजों पे हम प्रोडक्टिव चीजों पे इन्वेस्ट करें, तो हमेशा रैशनलाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। और ये कब होगा? जब आप अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर देंगे बिजनेस से, चीजों को इनोवेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो फाइनेंस का भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होगा, प्लानिंग होगी, और फाइनेंस फंड्स को भी हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव चीजों पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसलिए हमेशा एडवोकेसी ऑफ फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है यदि हमें ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो फिर आपका स्टैंडर्डाइजेशन, मैंने अभी बताया कि अननेसेसरी चीजें जब एलिमिनेट हो जाएंगी तो हमेशा उन गुड्स को आप प्रोड्यूस करिए, उनका स्टैंडर्ड रखिए, साइज, कलर, मेरिट्स में, ताकि जो आपका कस्टमर एक्सक्यूज मी एक्चुअली डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब आपने 10 तरीके के प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से 4 ही प्रोडक्ट कस्टमर की ज्यादा डिमांड है, बाकी आपके 4 से 5 प्रोडक्ट का कस्टमर हर दिन नहीं डिमांड कर रहा है, तो ऑब्वियसली फोकस शुड बी ऑन दैट सच स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट व्हिच एक्चुअली द कस्टमर इज डिमांडिंग। भैया उन प्रोडक्ट्स को भी आप प्रोड्यूस करिए। ठीक है, तो हमेशा एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोड्यूसर के लिए होगा, अगर हम प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके चले तो। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन, मैकेनाइजेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सब मैं आपको प्रिंसिपल पढ़ा रही थी, तो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्पेशलाइजेशन मतलब व्हेन यू आर जस्ट डिवाइडिंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन, so that if you are giving the person the specialized work in which he or she is specialized, definitely that is going to increase and enhance the productivity of the person and of the work both। फिर मैकेनाइजेशन मतलब लेटेस्ट टूल्स, टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स को आप रखिए, और ऑब्सोलीट मशीन्स जो बिका रहे हैं,
जिसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ रहा है, ऐसी मशीन्स को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ऑब्सोलीट कर दीजिए और नए तरीके की तकनीकों को अपने व्यापार में ले आइए, जिससे आपकी लागत भी कम आएगी और कम दाम में आप एक बेहतर प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे पाएंगे. So that's the concept of mechanization, the adoption of more and modern techniques and obsolescence of the old machines and techniques, and just producing the product at the cheaper rate of prices, quality product, so that just you can increase the standard of living of the customer. ठीक है, तो ये आपका होता है मैकेनाइजेशन. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमेशा फंक्शन के आधार पर चीजों को डिवाइड करिए, जिसका जो कार्य है उसको उसी के फंक्शन के हिसाब से उसका कार्य दीजिए. जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको पूरा वर्क प्रोडक्शन का दीजिए, जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका पूरा वर्क मार्केटिंग का दीजिए, जो फाइनेंस मैनेजर है उसको पूरा वर्क फाइनेंस का दीजिए. तो तब आप साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स के हिसाब से एक स्पेशलाइजेशन भी ले आ पाएंगे और प्रॉपर यूज ऑफ मैन, मनी, मटेरियल और मशीन का यूज कर पाएंगे. सो दीज वर द आपका बहुत सारा ऐसा एडवर. फिर आपको प्रोटेक्ट करता है ट्रेड साइकिल. आप जानते ही क्या होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी. ठीक है, तो इन तरीके के ट्रेड साइकिल से भी आपको रैशनलाइजेशन हमेशा प्रोटेक्ट करता है इस तरीके के इविल से भी. फिर आपका आता है इंडस्ट्रियल रिसर्च. मैंने ये भी बताया था कि आप अगर चाहते हैं कि आपके इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे जाए, लोग, हर एक लोग उसको जाने, खरीदें, परचेस करें और कंपटीटर से कम परचेस करें, तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्रियल रिसर्च करनी पड़ेगी. आपको हमेशा शोध करना पड़ेगा कि एक्चुअली अब कौन सी टेक्निक आ गई है, अब क्या डेवलपमेंट चल रहा है, व्हाट न्यू नाउ. क्योंकि आप वही पुराना प्रोडक्ट अगर कस्टमर को देंगे तो एक ना एक ऐसा दिन आएगा वो आपके प्रोडक्ट से बोर हो जाएगा, बिकॉज नथिंग न्यू यू आर गिविंग, नथिंग यूनिक you are giving to him. So if you want to just stay in the mass market and make your monopoly grasp all the customer, definitely you have to produce something unique, कुछ अलग कंपटीटर से. ठीक है, और इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली नाउ गोइंग ऑन इन द मार्केट. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली आई हैव टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड गिव इट टू द कस्टमर. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स. फिर प्रमोशन ऑफ बेटर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन. अगर ये सारी चीज अच्छी रहेंगी, गुडविल अच्छी रहेगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट होगा, तो हर इंडस्ट्री आपके संग समन्वय स्थापित करना चाहेगी. हर इंडस्ट्री के साथ आपका रिलेशन बेहतर होगा, कोऑर्डिनेटेड वे में अच्छा रहेगा. So these were the points that is related to how the rationalization is benefiting to the producer. प्रोड्यूसर को किस तरीके से रैशनलाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है. नाउ सेकेंड इज बेनिफिट टू वर्कर्स. ठीक है, वर्कर मतलब जो एम्प्लॉय है आपका, जो आपके अंडर में काम कर रहा है, जिसकी आपने नियुक्ति की है कार्य करने के लिए. ठीक है, सो हाउ दिस रैशनलाइजेशन कंसेप्ट इज गोइंग टू बी बेनिफिटिंग टू द वर्कर्स हु इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन योर बिजनेस फॉर डूइंग द वर्क. तो नंबर 1 कौन है? डेफिनेटली मैंने बताया उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. भैया अच्छी वर्किंग कंडीशन दोगे, स्पेशलाइजेशन दोगे, नया टूल टेक्निक ले आओगे, मैकेनाइजेशन ले आओगे, प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, ड्रॉप करने की फैसिलिटी, इंश्योरेंस, साफ सुथरी जगह, कंफर्टेबल पीसफुल एनवायरनमेंट, अच्छा एफर्ट के हिसाब से पैसा. अगर ये सारी चीज आप अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी काम करने की एफिशिएंसी बहुत ही बेहतर होगी. तो रैशनलाइजेशन डेफिनेटली इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. फिर उसके बाद इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन, और जब रैशनलाइजेशन लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड मोर प्रॉफिट. ठीक है, एंड कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी कम होगी. तो जब इतनी होंगी तो डेफिनेटली जैसी प्रॉफिट हाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट के पीछे एफर्ट किसका है? आपके वर्कर का है. तो उस वर्कर के प्रोडक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए आपको उसको हायर रेम्यूनरेशन, क्योंकि आपको हायर प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप भी यदि अपने वर्कर को हायर रेम्यूनरेशन देंगे, उसके एफर्ट के हिसाब से इंसेंटिव देंगे, मोटिवेट करेंगे, उसके मोरल को बूस्ट अप करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सी द वेरी एफिशिएंट वर्क फ्रॉम योर वर्कर. तो इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है. रैशनलाइजेशन यदि आता है बिजनेस में, तो वर्कर को भी रेम्यूनरेशन उसका हाई हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है.
फिर स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है। भैया ऐसा नहीं कि उसको बेरोजगार कर दिया गया कि भैया अब तुम जाओ मेरी, और भाई ऑब्वियसली अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, मेरी इंडस्ट्री, लॉकडाउन में कितने लोगों ने अपने एम्प्लॉय को बिजनेस से बाहर कर दिया। भैया चल ही नहीं रहा है बिजनेस, हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो काहे लोगों को एम्प्लॉय कर रखेंगे। लेकिन जब बिजनेस मेरा चल रहा है, प्रॉफिट हो रही है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, डेफिनेटली हमें आदमी चाहिए कार्य करने के लिए, तो हमेशा रोजगार हम उनको देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देंगे। मेरा जो अच्छा वर्कर है हम उसको चाहेंगे कि वो मेरे ही पास रहे, तो उसको अच्छी रेम्यूनरेशन देंगे। तो कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन एक एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी भी रखता है। ऐसा नहीं कि आज है कल, कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई आज हमने रखा और कल आपको निकालने की नौबत आ गई। ये तभी होता है जब मेरा बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी गुडविल अच्छी नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्शन अच्छा है, गुडविल अच्छी है, तो हमेशा एम्प्लॉयमेंट में भी वर्कर्स की स्टेबिलिटी रहती है। फिर बेटर वर्किंग कंडीशन, और हमेशा रैशनलाइजेशन में बेटर वर्किंग कंडीशन भी होगा, क्योंकि वेस्ट इनएफिशिएंसी हट जाती है, नई टूल्स टेक्निक्स आ जाती हैं, मशीन नहीं आ जाती है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, लाइटनिंग रहेगी, डस्ट नहीं रहेगा, क्लीनलीनेस रहेगा, कैंटीन फैसिलिटी रहेगी, रिमूवल ऑफ नॉइज रहेगा, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब एक अच्छी बेहतर वर्किंग कंडीशन है, रैशनलाइजेशन प्रोवाइड करता है अपने वर्कर को। फिर लेबर वेलफेयर भी होता है, ठीक है, मेजर्स आर आल्सो टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, जैसे वॉशिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग, ड्राइंग, क्लोथिंग, फर्स्ट एड एम्प्लायंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन। बहुत सारे आप देखिए बिजनेस और इंडस्ट्री ऐसी देती हैं जो आपके चिल्ड्रंस के एजुकेशन के का भी थोड़ा सा देती हैं, आपको LTC देती हैं, मेडिकल फैसिलिटी देती हैं, इंश्योरेंस देती हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग कंडीशन, लेबर के सोशल वेलफेयर के भी बारे में सोचते हैं, आपको अच्छी सिलेक्शन और ट्रेनिंग देंगी, ताकि आप वर्क के लिए, अगर आप बिल्कुल नए आए हो, फ्रेशर आए हो, तो आपको वर्क करना कैसे है इसके लिए ट्रेन करेगी वो इंडस्ट्री। आपका 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 15 दिन की जैसी ट्रेनिंग आपको रिक्वायर्ड है, आपको ट्रेनिंग देगी, और सबके बीच में एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी कोऑपरेट करके काम करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा। सो दीज वर द पॉइंट्स दैट हाउ द रैशनलाइजेशन इज बेनिफिटिंग टू द वर्कर। नंबर 1 मैंने बताया था आपको, इंक्रीज एफिशिएंसी, फिर इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, बेटर वर्किंग कंडीशन, लेबर वेलफेयर, प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड वेरी गुड कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने बताया, प्रोड्यूसर को किस तरीके से मैंने बताया बेनिफिट होता है, वर्कर को किस तरीके से बेनिफिट होता है। अब हम लोग बात करेंगे रैशनलाइजेशन कैसे कस्टमर को बेनिफिट करता है, जिसको हम गुड्स फाइनली बनाकर दे रहे हैं, पर्सन हु इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर प्रोडक्ट, हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट इज द कंज्यूमर। सो हाउ दिस रैशनलाइजेशन इज बेनिफिटिंग टू द कंज्यूमर। नंबर 1, वो रैशनलाइजेशन होगा, जैसे मैंने बताया, ऑटोमेशन होगा, नई मशीन आएंगी, ह्यूमन लेबर कम लगेगा, और अच्छी स्टैंडर्डाइजेशन होगा, रिसर्च होगा, तो एक बेहतर प्रोडक्ट आएगा। तो डेफिनेटली आप बेटर प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को अवेलेबल कर पाएंगे। तो नंबर 1 बेनिफिट विद रैशनलाइजेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स। भाई जब लेबर और मशीन्स हैं, मशीन से ज्यादा चीजें बन रही है, तो कम दाम में हम बेहतर प्रोडक्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होगा। जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होगा, तो हमारे प्रोडक्ट का दाम भी कम होगा। तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट दैट टू एट द चीप रेट ऑफ प्राइसेस टू कस्टमर, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर प्रोडक्ट्स होगा कस्टमर को। फिर ईज इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, मैंने आपको स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल बताया था कि भैया ऐसे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को मत बनाइए जो कस्टमर नहीं डिमांड कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाइए जो कस्टमर की डिमांड में है। तो हमेशा प्रोडक्ट के सिलेक्शन का ईज रहेगा, बहुत आसान, ईज मतलब कि बहुत आसान से जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाए, ठीक है, वैरायटी ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए। ऐसे प्रोडक्ट को रखिए जो आपको कस्टमर एक्चुअली डिमांड कर रहा है, और बहुत ज्यादा उसकी कंफ्यूजन की स्थिति न आए, ठीक है। फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैंने बताया ही अभी कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट चीप रेट ऑफ प्राइस में देंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होती है। फिर राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
क्योंकि जब लेस देन डिमांड और लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कस्टमर को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। हम राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें कोई हॉच पॉच या एम्बेजलमेंट की स्थिति नहीं आती है। लास्ट, प्रॉम्प्ट डिलीवरी। भाई ऑब्वियसली जब हम कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिलीवरी भी प्रॉम्प्ट होगी, क्योंकि मालूम है कि मेरा कस्टमर रेगुलर है, ये मुझे अभी आज ऑर्डर दिया है और डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करके इसको प्रॉम्प्ट डिलीवरी करें। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, कम समय में जल्दी डिलीवरी कर दीजिए प्रोडक्ट का। That's a benefit that rationalization is providing to the customer. Number one, availability of better products. Number two, availability of cheaper products. Number three, ease in product selection. Number four, higher standard of living. Number five, availability of products in right quantity. And number six is the prompt delivery of products. मतलब तुरंत delivery products की आसानी से possible है। तो this is the point how the rationalization is helpful to the customer. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रोड्यूसर को किस तरीके से बेनिफिट है, वर्कर को किस तरीके से बेनिफिट है, कस्टमर को किस तरीके से बेनिफिट है। अब लास्ट पॉइंट है हाउ द रैशनलाइजेशन इज जस्ट बेनिफिटेड टू द नेशन, नेशन वाइड, पूरी जो हमारा नेशन है, इंडिया है जो, उसको किस तरीके से अगर किसी इंडस्ट्री का रैशनलाइजेशन हो रहा है तो किस तरह से ये बेनिफिट करेगा पूरे पूरे नेशन को। नंबर वन, भैया सबसे पहले इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्स होगा। जो हमारे पास रिसोर्स है वो बहुत लिमिटेड है और यदि लोग उसको अनप्रोडक्टिव चीजों में लगा देते हैं तो वेस्टेज और इनएफिशिएंसी हो जाती है और वो रिसोर्स विलुप्त हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन किया तो डेफिनेटली वो हमको वेस्टेज और इनएफिशिएंसी से भी बताते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी देके जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे रिसोर्स जो होते हैं हमारे नेशन में जो कम है उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, वेस्ट कम से कम होना चाहिए। And that's the first point, that's a effective and economical use of resources. दूसरा point कि how the rationalization is benefiting to the nation is increase in national income. अभी हमने just बताया आपको point कि जब आप कम दाम में बेहतर प्रोडक्ट अपने कस्टमर को मैकेनाइजेशन, क्योंकि आपने नई टूल्स टेक्निक्स अपना ली हैं, पुरानी चीज़ तो अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, नए मशीन है, मॉडर्न मशीन्स हैं, तो ऑब्वियसली लेबर कम लगेगा। जब मॉडर्न मशीन्स हैं तो कम दाम भी, कॉस्ट भी कम आएगी, तो कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियसली आपका दाम भी कम होगा प्रोडक्ट का, क्वालिटी वही रहेगी, तो आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट एट द चीप रेट ऑफ प्राइसेस और वो कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करेगी। उससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी या नेशन होगा। तो इसलिए नेशनल इनकम भी कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन से उसमें भी इंक्रीज आता है। फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, डेफिनेटली rationalization increases production, eliminate waste and inefficiency, it reduces cost, it improves productivity, profitability, cheap goods to consumer, trade cycle से आपके evil से protect करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है। तो ये सब चीज से क्या फायदा होगा, ये सब चीज से डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी में एक प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। फिर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, it's an effective means for rapid industrial development in the areas of जहाँ पे foreign exchanges ज़्यादा हैं, तो हमेशा in the areas which speeds up growth pattern वहाँ पे भी आपका rapid industrial development होगा। फिर आपका export potential में increase होगा भैया। when you are increasing production and lowering cost, rationalization definitely it strengthens the competing position of the इंडस्ट्री। तो आप फॉरेन ट्रेड में शामिल होंगे क्योंकि आपकी गुडविल अच्छी है, लोग यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स इंक्रीजिंग व्हिच हेल्प्स द नेशन टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंजेस आएंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में आपको गुड्स आपका बाहर बिकेगा, तो फॉरेन करेंसी के रूप में आपके पास पैसा आएगा जो कहीं ना कहीं आपका फॉरेन रिलेशन भी इम्प्रूव करेगा, फॉरेन एक्सचेंजेस भी अच्छे होंगे।
So with this, we'll completing with the advantages of rationalization, how it's benefit to the producer, to consumer, to worker, and to the nation. We have completed with the advantages of rationalization. In the next class, we'll be dealing with objections to rationalization and rationalization versus scientific management. Okay, so next week we'll be completing with the course. Thank you so much, students. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Meet you next Monday at 1 p.m. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.